बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा, बरकतों और रहमतों वाला गुजरे। और आज के दिन आपने अज़्म करना है कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, क्योंकि हमजा हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं और मुश्किलात में डूबे हैं। तो ऐसे इंसानों की आप लोगों ने खिदमत करनी है। और हम फिर अपने आज के प्रोग्राम में आप लोगों को एक नन्ही सी बच्ची से मिलवाएंगे जो कि इंसानियत की खिदमत पर मामूर है। हाँ, और वो जो नन्ही सी परी हैं वो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से महदूद वसाइल के अंदर भी लोगों की मदद की जा सकती है। तो ये सिर्फ बहाने होते हैं कि जी कि मैं तो खुद इतना फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मैं क्या लोगों की मदद करूँ, या तो मुझे पता ही नहीं लगता कि लोग किधर हैं कि जिनकी मदद की जाए। हमें तो ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो डिजर्विंग हो। ये एक बहुत बड़ा बहाना होता है। तो वो हमें ये बताएंगी कि जी कि ये बहाने जो हैं इनको कैसे पीछे किया जा सकता है। और अगर आप जज्बा रखते हैं कि किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और आप मतलब चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो हैं वो भी आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हों, या कम से कम जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो वो आप कोशिश कर सकते हैं। इस सब पर बात होगी। और मौसम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकरा। आज से वैसे कहा तो हुआ है महकमा मौसमियात ने, जो गर्मी की लहर है ये ज़रा थमेगी, बारिश होने के भी आज से इम्कानात है और पीर तक जो है बारिश रहेगी। तो देखते हैं मौसम कैसा होगा, में क्या तब्दीली आएगी। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश हो और मौसम थोड़ा बेहतर हो। सब दुआ कर रहे हैं। इस वक्त की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इसलिए। और सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम देखें तो 50 ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें ये जो ख़ासतौर पे जून का महीना गुजरा है ये बहुत ही गर्म तरीन रहा है। कनाडा की हम बात कर लें, हम अमेरिका की कुछ रियासतों की बात कर लें, वहाँ पर हालात ऐसे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वहाँ पर तो हलाकतें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कनाडा के अंदर। लेकिन यह है कि गर्मी से बचाव के लिए हम लोगों को खुद भी इससे थोड़ी केयर करनी चाहिए। थोड़ा जैसे गर्मी में काम निकलें, अगर काम बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को ढांप के रखें, सर को ढांप के रखें, पानी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा पिएं। आप अपने हाथ में कैरी करें बोतल को, और कोशिश करें जब बाहर निकल रहे हैं तो खुद से लेकर निकलें। ये ना हो कि बाहर आपको कहीं पर धूप या गर्मी महसूस हो रही हो तो अब आपके पास पानी नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि अपने साथ वाटर को कैरी कीजिए। अभी हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो कौमी सलामती के लिए गुज़श्ता रोज़ बहुत ज़्यादा अहम था। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में हुआ। 8.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। और इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और इनके साथ साथ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक हुए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास में शरीक नहीं हुए। हाँ, इस हवाले से यही कहा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, ये पहले ही फैसला हो गया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो नहीं आ रहे होंगे। और फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की थी कि पार्टी के जो लीडरान हैं उनको ये नहीं कहा गया कि आप आएँ, उनको ये ऑप्शन दी गई है कि आप जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में मौजूद थे। और एलामिया के मुताबिक शुरका को ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में मुस्बत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, जबकि पाकिस्तान की कोशिशों से अगर बात की जाए, अफगान धड़ों ग्रुप्स और में मुज़ाकरात भी हुए हैं। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे, जबकि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। और साथ ये भी उम्मीद जाहिर की गई है और उम्मीद का इजहार किया गया है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया है, कहा है कि जितना भी दबाव हो पाक चीन ताल्लुकात कभी तब्दील नहीं होंगे। उनका कहना था कि CPEC पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। बिल्कुल, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाना होगा। चीनी सदर की करप्शन के खिलाफ जंग से उन्होंने कहा मैं बहुत मुतासिर हूँ और मगरबी मीडिया पर मसला कश्मीर की कम कवरेज मुनाफिकाना फेल करार दिया। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, खैर कल का रोज़ बहुत ज़्यादा अहम था और जिस
तरह से शहबाज शरीफ साहब भी बाहर निकले, जब अंदर से सहाफ़ियों ने उनसे कुछ सवालात भी किए तो वो खासे मुतमईन थे, और शेख रशीद साहब ने भी यही कहा कि कौमी सलामती का क्योंकि मामला है तो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकरा कि जब कौमी सलामती के मामले हों तब सियासी बातें नहीं होती हैं, तब सियासी मामलात को आप पीछे रखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर आप मुल्क के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर जो है तज्जिया ले लेते हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मौजूदा हालात को देखते हुए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में अगर हम बात करें अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग क्या अहमियत रखती है और इसके असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त खित्ते में बहुत जल्दी सूरत हाल तब्दील हो रही है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से। कश्मीर साइड पे भी डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि वहाँ पे मोदी अपने एजेंडे को बढ़ा रहा है, और हम चाहते थे कि आर्टिकल 370 वापस लाए, लेकिन उसकी बजाय वो आगे मज़ीद कश्मीर में कुछ तब्दीलियाँ करनी चाह रहा है, तो वो भी अहम है। लेकिन जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसका हमारे अपने मुल्क के अंदर अमन अमान से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। तो इस लिहाज से जो खतरात हमें आज मगरबी सरहदों पे नज़र आ रहे हैं वहाँ की अंदरूनी सूरत हाल की वजह से, वो मेरा ख्याल एक प्रायोरिटी इशू है जिसको फौरी तौर पे डिस्कस करना और उसके बारे में एक मुत्तफ़िका पॉलिसी लेके आगे चलना वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा मुत्तफ़िका पॉलिसी से पहले जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसके मुज़मरात, ताकि पूरी पार्लियामेंट या सारी जमातें ये कम से कम समझें कि जो सूरत हाल बन रही है इसके आगे नताइज क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ताकि सारे लोग इसके ऊपर सीरियसली गौर भी करें और इसको सीरियस इस सिचुएशन को समझें कि वाकई ये संजीदा सोच के मुतकाज़ी है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम इजलास था जहाँ पे मुल्क की पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी दोनों चीज़ें डिस्कस की गई हो। हमने जिस तरह से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी पर एतराज़ किया है। पार्लिमानी ब्रीफिंग में आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म को शामिल होना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे तो तमाम सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को शामिल होने चाहिए था। पंजाब का वज़ीर आला हो या अपने वज़ीर आज़म हो, ये सब हजरात को वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मामला था जिसके ऊपर सबको सुनना भी चाहिए था। अगर कोई किसी के पास तजवीज़ है तो तजवीज़ भी देनी चाहिए थी जी। कुछ नहीं तो कम से कम मुल्क को लाहक खतरात जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में, उससे तो आगाही चाहिए जी। हर वो शख्स जिसका फैसला साजी से कोई वास्ता है यहाँ पे इस मुल्क में, उसके लिए जरूरी था कि वो मुल्क को दरपेश खतरात को समझे। आप अमेरिका को कह रहे हैं कि हम आपको बेसिस नहीं देंगे, ठीक है ना दें, लेकिन उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका भी कुछ आपको शायद नताइज भुगतने पड़े, वो कौम तैयार होनी चाहिए। तो जब तक आप लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे या लीडरशिप खुद उस प्रोसेस में शामिल नहीं होगी, ठीक है, तो बिलाखिर आपको मसला होगा कि आप बाद में कह सकते हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं था कि ये आप हमारे लिए इतनी मुश्किलात आ जाएं। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि कौमी लीडरशिप जो है वो इन मामलात में, क्योंकि ये बड़े इशू जो है बड़े अहम इशूज हैं, तो इन पे उनको ऑन बोर्ड रहना जरूरी था कि सारे लोग ये अटेंड करते हैं। जिसने नहीं किया वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। जनरल साहब, जो अब ये हमें सिचुएशन एक बनती हुई नजर आ रही है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान चीन और रूस के साथ खड़ा होकर अपनी अलाइनमेंट दुरुस्त कर रहा है? हमें यही करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अलाइन होने का मसला नहीं है, ये आपके अलाइज हैं या नहीं, लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका किसी ज़माने में कहता था कि हम अफगानिस्तान में अमन कायम करेंगे, हुकूमत बनवा के देंगे, ये करेंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल गए। नतीजा ये कि आज अमेरिका को अफगानिस्तान के अमन से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ये खुद ब खुद एक ज़रूरत बन गई है खित्ते के चारों मुल्कों की कि ये मिल के काम करें, मिल के पॉलिसी करें, मिल के अफगानिस्तान के लोगों को कांटेक्ट करके उनको लेके आए मुज़ाकरात के लिए, ताकि वहां पे अमन लाया जाए। ये अमन सबके लिए जरूरी है, सारे खित्ते के। अमेरिका तो चला गया, अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं रही, अब प्रॉब्लम है रशिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान की। तो ये खुद ब खुद आप कह लीजिए कि एक अलायंस सी बन गई जिसके जरिए आप अब अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिशें करें, अगर सारे मुल्कों का इत्तफाक राय मौजूद हुआ। वरना अगर आपके मुफादात अलग अलग हैं और आपका इसका चारों मुल्कों का इत्तफाक राय नहीं बनता, तो फिर वहां पे अमन लाने की कोशिशें भी इस तरह मरबूती होंगी, आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे, तो कोशिशें भी कमजोर होंगी। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला हो रहा है, तो इस इनखला के बाद खित्ते में बदअमनी पैदा ना हो, इससे कैसे बचाया जा सकता है?
देखिए, बचाने का तरीका तो एक ही है कि अफगानी खुद समझें कि ये उनके मुल्क की अपनी तबाही है। उनके अपने अवाम पहले ही बहुत तकलीफ, बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बड़ा खून खराबा हुआ वहाँ पे, और अब उस खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं करनी बल्कि अमन की तरफ जाना, और अमन जो आपस में मिलजुल के बैठ के बात करके। अब उसमें खित्ते के मुल्क जो है, पाकिस्तान है, वो अपने पाकिस्तान का अगर असर रसूख है तालिबान पे, कुछ थोड़ा बहुत हम तालिबान को मजबूर करेंगे कि जी वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने। रशिया का अगर काफी सारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस है, तो रशिया कहे कि आप जनाब बैठे यहाँ पे बातचीत करें। ईरान का दोस्तम और हजारा जो कम्युनिटी है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो उनको बिठाए। जब ये सारे मुल्क मिल के इनको मजबूर करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के बातचीत करें, और उस वक्त तक डिसएंगेज ना हो जाए, कुछ फैसला कर नहीं लेते आपस में, तो फिर तो कुछ बात आगे चलेगी। और यही साहब, ये जो सर्द महरी है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि खित्ता दोबारा किसी महाज की लपेट में भी आ सकता है। इसके हम देख रहे हैं कि इम्कानात तो मौजूद हैं। अब भारत और चीन की कशीदगी भी देख रहे हैं, उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब होगा क्या? आप नेक्स्ट देख क्या रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा खतरा है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि जब से दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दरियाफ्त हुए हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई। जो आप चाइना और भारत के दरमियान भी देखते हैं, ये स्कर्मिशेस हैं, ये बॉर्डर की छोटी मोटी जंग है, ये कोई ऑल आउट वॉर नहीं है। और हमेशा ये जो एटमी कुव्वतें हैं ये समझती हैं कि ये मुकम्मल तौर पे दो मुल्कों की तबाही हो सकती है, बल्कि दुनिया के अक्सर इलाकों की तबाही हो सकती है अगर जंग शुरू हो जाए उन मुल्कों के दरमियान जो एटमी हथियार रखते हैं। तो एटमी हथियार दर हकीकत तो उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से बचा के रखा हुआ, और दुनिया में जो आज बैलेंस या कुछ अमन कायम है बड़ी कुव्वतों के दरमियान, वो उनके हथियारों की वजह से। तो यहाँ पे भी वो चीज नहीं होगी। अलबत्ता ये मुल्क जो है ये अपने प्रॉक्सीज लड़ सकते हैं, कि हो सकता है अमेरिका कोई प्रॉक्सी इस्तेमाल करे, भारत और चाइना फिर भारत में कुछ करे। ये छोटे मोटे किस्से तो हो सकते हैं। हम देखें कि बदलती सूरत हाल तो सबके सामने ही है। इसमें रूस और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसकी कितनी अहमियत है, और अमेरिका को क्या एहसास नहीं हो जाना चाहिए कि अब पहले सूरत हाल नहीं रही है? देखिए, जहां तक रशिया का ताल्लुक है, ये हम सब जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। उसके पास टेक्नोलॉजी भी है और वेपन सिस्टम्स भी हैं। आपने देखा उसका S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा समझा जाता है। भारत भी ले रहा है, चाइना ने भी लिया है, टर्की ने लिया है, यानी अमेरिका के इत्तेहादी हैं जो ले रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर पाकिस्तान को कभी किसी वक्त पे अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज मिलती थी, टेक्नोलॉजी तो वो नहीं देते थे, बहरहाल को वेपन मिलते थे, तो आज आपको चाइना और फिर उससे बढ़ के रशिया से मिल सकते हैं अगर रशिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहें, इतने अच्छे हों कि वो आपको देना चाहें। तो ये अहमियत उसकी मौजूद है। दूसरी बात ये है कि हम जिस खित्ते में मौजूद हैं वहाँ रशिया एक न सिर्फ एक बड़ा ताकतवर मुल्क है बल्कि बड़ा असर रसूख रखने वाला मुल्क है। उसका चाइना पे भी असर रसूख है, उसका अफगानिस्तान पे भी है, और सेंट्रल एशिया की तमाम स्टेट्स के ऊपर उसका बड़ा असर रसूख है। ईरान के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम अफोर्ड नहीं करते कि हम SCO का मेंबर होते हुए रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़। लिहाजा हमें मेहनत और कोशिश करनी होगी कि हम रशिया के साथ जैसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं हम उनको मजीद बढ़ाते रहें, आगे लेके जाते रहें, ताकि एक वक्त आए के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हों, बड़ा ताउन। ठीक है जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। जन साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है और बहुत अहम दिन था, और अच्छी बात है कि जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है कौमी सलामती के मामले पे कम से कम एक पेज पर थे। और हमजा, कल तो हैपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे कोरोना के केसेस की भी, क्योंकि कोरोना के केसेस में अब कमी हो रही है जिस पर हुकूमत और अवाम दोनों ही सुख का सांस ले रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम SOPs पर अमल दरामद को जारी रखे ताकि ईद पर दोबारा ये वबा जो है वो सर ना उठा ले। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, और फॉल केसेस में तसलसल से कमी तो हो रही है, हम देख रहे हैं। और
मुल्क भर में अगर देखा जाए कल यानी कि 1 जुलाई से नए कारोबारी स्केड्यूल पर अमल भी शुरू हो गया था, जिसके मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक जो हैं वो कर दिए गए हैं और सिनेमा हॉल्स को रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जो हैं सर्विस देने की इजाज़त भी दी गई है ना। मतलब है जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, क्योंकि अब जहाँ पर भी आप जाएंगे बिल्कुल जहाँ पर और जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन अगर करवाई होगी तो वो जा सकते हैं। जबकि मज़ारात की बात की जाए वहाँ पर भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकते हैं। तमाम सरकारी और निजी दफातर में अब 100% जो अमला है उसकी हाज़िरी जो है मुमकिन हो गई है। उधर एक तहकीक के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना की मुख्तलिफ वैक्सीन से लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बेहतर हो रही है। हाँ जी, और अमरीकी अखबार में ये रिपोर्ट भी शाये की गई है। उसके मुताबिक जर्मनी में जारी तहकीक में लोगों को पहली डोज एस्ट्राजेनेका की लगाई गई, उसके 2 महीने बाद दूसरी डोज फाइजर की लगाई गई या एस्ट्राजेनेका की नहीं लगाई गई, जो है वैक्सीन ही बदल दी गई। तो पता ये लगा कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन लगने वालों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत 4 गुना ज़्यादा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की, तो दोनों डोजेस के बाद जिन लोगों को फाइजर का एक डोज लगाया उनके जिस्म में भी देखा गया कि कोविड वायरस के खिलाफ ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई है। जबकि 2 डोजेस के शेड्यूल में फाइजर और एस्ट्राजेनेका को उन्होंने कहा कि अगर वो दोनों देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होंगी, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है। और एस्ट्राजेनेका की तो 3 डोजेस से बेहतर मुदाफ़ियत भी मिलती है। और हम जब बात कर रहे हैं कि जो फ़ाल केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे अगर हम 4-5 रोज़ पीछे चले जाएँ तो हम मुस्बत केसेस की शरह पाकिस्तान में 2% से भी नीचे आ गई थी। अगर आज की बात करें तो 2.72% है। हम थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा नहीं है। 1277 केसेस हैं। साथ ही हमें ये याद रखना है कि असद उमर साहब कह चुके हैं कि चौथी लहर का ख़तरा जो है वो भी मौजूद है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे, माहिराना राय लेंगे। साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब जो कि अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये हमें बता दें, 2 मुख्तलिफ वैक्सीन की डोजेस दी जाएँ तो ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, ज़्यादा बेहतर होती हैं। ये जो स्टडी सामने आ रही है, अमेरिका किस तरह से इस स्टडी को देख रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और जैसे हमें पता है कि वैक्सीन के ऊपर बड़ा ही मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। डिफरेंट ट्रायल जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे वो हो रहे हैं। और जो मिक्स एंड मैच का ट्रायल है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था और हमें एक्सपेक्टेड था कि इसका रिजल्ट आने वाला है। उसके अलावा बूस्टर डोज का भी ट्रायल चल रहा था, उसका भी रिजल्ट आने वाला। तो जो अभी जो कोव के नाम से स्टडी की है ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर ने मिलके, उसमें जो देखने में आया कि पहले अगर हम डोज देंगे एस्ट्राजेनेका की और उसके बाद फाइजर की डोज 4 हफ्ते के बाद देते हैं तो जो एंटीबॉडी रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। और टी सेल रिस्पांस जो कि वायरस को जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं जो वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किल करते हैं, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो अगर ये एस्ट्राजेनेका लगाते हैं पहला शॉट और 4 हफ्ते बाद दोबारा एस्ट्राजेनेका लगाते हैं तो वो रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। और फाइजर और एस्ट्राजेनेका की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है और उन्होंने जो फर्दर स्टडीज अभी कर रहे हैं उसमें ये 12 वीक्स का टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका ने कुछ स्टडीज भी की हैं जिसमें ऑलमोस्ट 3rd डोज भी उन्होंने लगाया और उन्होंने ये भी देखा है कि सेकंड डोज को अगर हम डिले कर दें ऑलमोस्ट 45 तो इम्पैक्ट कैसा होगा। वो सारे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट जो हमारे पास आ रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और बहुत क्योंकि जो दुनिया में वैक्सीन रोल आउट है आपको पता है कि स्पोरेडिक है, कुछ तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल है और कुछ में नहीं, तो वो उसके लिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर इमरान, जिस तरह से आप मिक्सिंग की बात करें, कम्बिनेशन की बात करें, कौन से अफराद हैं जो कम्बिनेशन वाली वैक्सीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए किसी को एस्ट्राजेनेका लग रही है और दूसरी फाइजर लग रही है तो कौन से ऐसी शराइत है जिनको मलहूज़े खातिर रखकर इन वैक्सीन जो कम्बिनेशन वैक्सीन है उनको लगाया जा सकता है कुछ लोगों को? देखें, ये अभी तो जो उन्होंने ट्रायल का पूरा डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक सर्टेन ग्रुप को ही ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइजर लगी है इस वक्त और एस्ट्राजेनेका लगा है और 4 हफ्ते के बाद अगर फाइजर हो जाता है पाकिस्तान में तो आप वो लगवा लें। और इसके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एज की
या सेक्स की या आपके कोई और हेल्थ इश्यू, इस वक्त कोई ऐसी लिमिटेशन हमें अब तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है। तो ये बहुत अच्छा है इस वजह से कि अगर आप देखें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे वैक्सीन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा आपको पता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको हमें -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी कि आपके पास ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और तमाम मुल्क में ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। बड़े शहर हो जाएगा ये काम, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी। ज़रा आप लोगों के पास जो है ममालिक की बात कर लें तो अवेलेबिलिटी का जो इशू हो जाता है सेकंड डोज के लिए, उसको शायद किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है, अमेरिका से ख़ासतौर पे फाइज़र और मॉडर्ना के कुछ जो हैं हमारे पास केसेस सामने आए जिन पे साइड इफ़ेक्ट्स बताए जा रहे थे। अब क्या नई गाइडलाइंस आई हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स के बाद? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रिसेंटली जो यंग पॉपुलेशन है जिसमें हम एडोलेसेंट और 16 एज एंड अबव और बिटवीन 20 to 30 ईयर, उसमें कुछ केसेस मिले हैं पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस के। तो मायोकार्डाइटिस जो होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल, और पेरिकार्डाइटिस को कहते हैं जो इन्फ्लेमेशन लाइनिंग ऑफ द हार्ट। तो उसमें केसेस नज़र आए हैं और तकरीबन फ्यू हंड्रेड केसेस नज़र आए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जितने भी केसेस थे उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई, और वो सारे पेशेंट जो अप्रॉक्सीमेटली 305 पेशेंट्स उन्होंने एडमिट किए, उसमें से 295 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए ऑलरेडी। तो ये एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कि अगर जैसे आप 18 साल के बच्चे को फाइजर मॉडर्ना लगाते हैं सेकंड डोज, उसके 2 या 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनको कोई हार्ट के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, तो देन आपको ये चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी कि उनको पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस तो नहीं है। और अच्छी खबर ये है कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है। यानी वैक्सीन का बेनिफिट मैं आपको खाली इस चीज़ से देता हूँ कि मंथ ऑफ मई में जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं अमेरिका में, उसमें 1% से भी कम कैजुअलिटी हुई है जो लोग वैक्सीनेटेड थे। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, तो वहाँ पर तो 4th वेव का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें इस जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा? देखें, हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन है इस वायरस के खिलाफ वो है वैक्सीन, 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 वैक्सीन। पाकिस्तान के लिए हमें एम्पल अमाउंट ऑफ वैक्सीन कोवैक्स के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, रशिया के थ्रू, जहाँ से भी वैक्सीन मिल सकता है। अब तो हमें ये भी पता है कि मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। तो आप गोल ये होना चाहिए कि प्रॉबेबली हम रोजाना बिटवीन फ्यू 100,000 वैक्सीन लगाएं, और विद इन फ्यू मंथ्स हम एटलीस्ट हमारे पास 120,000 और 140,000 की पॉपुलेशन को हम अगले 6 महीने में वैक्सीनेट कर दें। उससे हमें प्रोटेक्शन, और उससे हम 4th वेव को अवॉइड कर सकेंगे। अगर हम ये नहीं कर सके तो यस, 4th वेव आई और 4th वेव काफ़ी कैजुअलिटीज कर सकती है। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पास पाकिस्तान में जो भी इंसान जिसके पास अवेलेबिलिटी है कि वैक्सीन मिल सकती है, प्लीज़ गेट द वैक्सीन। वैक्सीन सेव लाइफ्स, और हम वैक्सीन के ही थ्रू 4th वेव को डिफीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, ऐसे आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिराना राय दे रहे थे। और आप किसी भी मतलब कि दुनिया के किसी भी खत्ते में किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लें, वो यही बात करेंगे कि आपके पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं। तो वैक्सीन लगवाएं जाकर, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा, मैं कुछ लोगों के देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ सवाल करते हैं कि मैंने साइनोवैक की वैक्सीन लगवाई थी, मुझे कहा गया था कि 28वें रोज़ जाके लगवानी है, तो अब मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको मैसेज आ जाएगा। वो 6 हफ्ते कर दिया गया, तो आपने परेशान नहीं होना। और साइनोफार्म वालों के लिए भी यही एक लेकिन ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग इस बात को मेक श्योर करें कि आप लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाना है, क्योंकि यही हल है बस। बिल्कुल, पहली डोज लगवाएं, दूसरी भी लग जाए। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जिसने कमाल कर दिखाया। माली साल के पहले ही दिन तमाम तर तरक्याती फंड्स जो हैं उनको जारी कर दिया। हाँ जी, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि तरक्याती बजट 100% जारी कर दिया गया। और गुज़श्ता रोज़ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन को तो एक वाज़े पैगाम हम दे रहे हैं कि वफाक सूबों की ज़रूरियात को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि माली साल 2021 की और 22 के अगर पहले ही दिन तरक्याती बजट की बात की जाए तो वो जारी हो गया। इस तरह का उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जून में बजट के 45% फंड्स जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन जबकि साल के आखिर में फंड्स जारी करने से तरक्याती मंसूबों का मयार जो है वो मशकूक हो जाता है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप देख रहे होते हैं कि माली साल खत्म हो रहा है तो उस वक्त जी फंड इतना रह गया तो उसको जारी करो, भाई क्या हो जाएगा उस वक्त। और फिर शफाफियत के इतने सवालात उठना शुरू हो जाते हैं और अपोजिशन भी क्वेश्चन करती है। और सूबाई वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे से जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे और सूबाई सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। और जो कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए लोगों के मयार ज़िंदगी की तो उसको बेहतर बनाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया वफाक ने हमें 25 अरब रुपए जारी कर दिए, जबकि बिजली के खालिस जो है मुनाफा उसकी मद में भी 25 अरब रुपए जारी किए। तो झगड़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। झगड़ा साहब, ये क्या हुआ, पहले रोज ही इतना बड़ा फैसला कर लिया गया, क्या सोच थी इसके पीछे, फायदा क्या होगा? असल में पिछले 2 साल से चूंकि मुश्किल माली हालात थे, हमने कोशिश की कि अपनी सारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको रिव्यू कर लें, देख लें, जदीद थिंकिंग उसमें ले आए। तो उसमें जब हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड देखा, ये बड़ा साफ जाहिर था कि जो हमारा एक अप्रोच है कि हम साल में डेवलपमेंट फंड्स 4 किस्तों में देते हैं और बड़े ब्यूरोक्रेटिक तरीके में देते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो सारे जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो तकरीबन आधे सिर्फ 1 महीने में जून में लगते हैं। और जब जून में अगर आप सोचें हमारी ट्रेडिशनली कोई 100 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो प्रोविंशियली रहा है, अगर उसमें कोई 40-45 अरब जून में लगेंगे तो आप खुद सोचें कि उसकी स्पेंडिंग का मयार क्या होगा। फिर ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो हमने चूंकि अभी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी बेहतर है कि हम पूरी साल की फोरकास्टिंग करते हैं, हमें पता है कि FBR से कितने पैसे आने, हमारा अपना रेवेन्यू कितना जनरेट होना है। हमने ये फैसला किया कि अगर हम साल के पहले दिन ये मैसेज दे दें कि सारे डेवलपमेंट फंड्स रिलीज हैं, अवेलेबल हैं स्पेंडिंग के लिए, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कंट्रोल भी कर सकेंगे, लेकिन सारा जो प्रेशर है एक्सपेंडिचर का वो डिपार्टमेंट्स पे चला जाएगा। फंडिंग की एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और उससे मईशत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरे साल में प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। मुझे तो हैरत है कि पहले क्यों किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आप थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाएंगे तो उसके हमेशा जो है वो अच्छे नतीजे। केपी में भी सर 8 साल लग गए ये सोच आते आते, चले अच्छी बात है, कम से कम सोच आई तो सही। अब डिपार्टमेंट्स के पास चला जाएगा तो डिपार्टमेंट्स पे चेक कैसे रखा जाएगा कि वो काम कर भी रहे हैं टाइम पर, जो है ये पूरे हो भी रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, शफाफियत को कैसे जो है देखा जाएगा? देखिए, शफाफियत तक जहाँ तक ताल्लुक है शफाफियत का, तो वो तो सिर्फ इस एक स्टेप से जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं कि वो पैसे अभी डिपार्टमेंट्स आंखें बंद करके जो है वो खर्च कर सकते हैं। इसका सिंपली मकसद कि डिपार्टमेंट्स पे प्रेशर होगा कि जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट वो एक्सपेंडिचर करने के लिए आज से आज़ाद है। ठीक है, उसकी कंट्रोल्स तो जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, बल्कि मैं कहूँगा कि कभी कभी हमारे कंट्रोल्स ही इतने सख्त होते हैं कि वो काम करने से भी रोक देते हैं और शफाफियत में भी कोई खास फायदा नहीं देते। तो जो आपने कमेंट किया कि 8 साल लगे, मैं कहूँगा कि 8 साल नहीं लगे, लेकिन हमेशा जो रिफॉर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप होते होते आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज करते हैं। तो हम ये स्टेप लास्ट ईयर लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि उस वक्त बजट बिल्कुल कोविड की पहली लहर के अरूज पे दिया, तो इतनी अनसर्टेनिटी थी कि हम लास्ट ईयर नहीं कर सके। उससे पहले 2 साल जो है वो आया। दूसरी चीज जो आपने कही शफाफियत के अलावा कि बाकी जो है वो कंट्रोल्स कैसे होंगे या मॉनिटरिंग कैसे होगी या प्रोजेक्ट्स टाइम पे कैसे होंगे। अगेन, अगर हम फंड्स टाइम पे रिलीज करें
तो पहले से तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि स्पीड बेहतर होगी। ठीक है, साथ साथ ये बिल्कुल आपका सही सवाल है कि हम मॉनिटरिंग भी बेहतर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर कर रहे हैं, ताकि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो और डेवलपमेंट स्पेंडिंग की क्वालिटी बेहतर हो। ये यानी कि हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। तैमूर साहब, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तरक्याती कामों को आपने तरजीह दे रहे हैं कि इन इलाकों में पहले जो है इनिशिएटिव लेंगे कि इनमें तरक्याती काम ज़्यादा जल्दी होने चाहिए? एक तो वैसे मैं देर आए दुरुस्त आए से भी जो है वो डिसएग्री करता हूँ। जो सारा पीटीआई की केपी गवर्नमेंट के 8 सालों की बात कर रहे थे, आपकी वजारत की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, लेकिन उसका भी मैंने जवाब दे दिया कि आप जब पूरा एक स्टेप होता है, लेकिन जो आपका ज्यादा जरूरी सवाल है वो ये है कि कहाँ पे हम ज्यादा तरजीह देंगे। एक तो बल्कि मैं 3 चीजें कहूँगा। अच्छा, एक तो हम, जैसे आपने कहा, यही जो एक बिल्कुल हम बजटिंग को मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। हम सिर्फ तरक्याती फंड्स को नहीं, हम डिपार्टमेंट्स के टोटल बजट्स को भी देख रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम अगर एजुकेशन की या हेल्थ की बात करें तो वहां पे सिर्फ तरक्याती फंड्स नहीं, हम मिसाल के तौर पे जो दवाइयों का बजट है वो भी सारा जो है वो साल के पहले ही हफ्ते में अभी रिलीज कर देंगे। अच्छा। ताकि हॉस्पिटल्स जो है वो टाइम पे दवाइयां ले सके, वो भी करंट बजट से आता। इस तरह से एजुकेशन में, हेल्थ में जो एक और हमने इनोवेशन लाई है कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हम करंट बजट से कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी सोच लें कि इमारत के बगैर वैसे स्कूल चल सकता है लेकिन टीचर के बगैर नहीं चल सकता। तो टीचर्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्वियसली इसके अलावा जो हमारे तरक्याती बजट का फोकस है वो उन सेक्टर्स में है जहां से इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है। आईटी का बजट सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है, वो एक नॉलेज इकोनॉमी का सेक्टर है। टूरिज्म, स्पोर्ट्स और यूथ का बजट हमने 6 गुना इंक्रीज किया है और तरक्याती बजट 5 गुना इंक्रीज किया है, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। हायर एजुकेशन का तरक्याती बजट 46% इंक्रीज किया है। तो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहां पे हमें इकोनॉमिक एडवांटेज है या जहां पे हमने पहले शायद उस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। लेकिन एक तीसरा फायदा भी है एरिया वाइज। एक तो हम एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए हैं जो कि सारे खैबर पख्तूनख्वा को देखेगा और डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्पैरिटी है उसको टेक केयर करेगा। लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सर्दियों में बर्फ बहुत होती है, तो ये फर्स्ट डे रिलीज का फायदा ये हो गया कि जो स्नो बाउंड एरियाज हैं जहाँ पे सर्दियों में एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो साल के पहले 3-4 महीनों में हो जाएगा और हमारी बहुत सी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है जी वो इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी जरा बता दीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट, गरीब लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? वैसे तो परवेज खटक साहब के मुताबिक गुर्बत है ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, करक में थोड़ी बहुत है क्योंकि वो पीछे से जो है फाजिल मेंबर ने ज़रा बता दिया था। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उनके लिए क्या किया जाएगा? वो भी फंड तमाम रिलीज कर दिए जाएंगे? जी देखिए, एक तो हमने मिनिमम वेज को 21,000 रुपए कर दिया। हमारे पास जो मजदूर तबका है वो शायद नेशनल एवरेज से ज्यादा है और हमने एक बैलेंस रखना चाहा। फेडरल गवर्नमेंट ने 20,000 किया था, मेरे ख्याल में सिंध ने 25,000 किया है, लेकिन वो एक अनरियलिस्टिक फिगर है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग के लिए नहीं, हमने वो मिनिमम वेज रखी है जो इंशाअल्लाह हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। दूसरी चीज, हमने जो है जो आपको पता है जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, उसके लिए इस साल हमने 23 अरब रुपए रखे हैं और उसमें 3-4 चीजें। पहले तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिससे गरीब और मिडिल क्लास फायदा उठाता है। बिकॉज जब किसी को बीमारी होती है तो 2-3-4 लाख का इलाज बिल्कुल उनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट को क्रश कर देती है, घर के बजट को क्रश कर देती है। तो वो जो रिलीफ है पिछले 4 महीनों में भी 2 लाख से जायद खानदानों ने उसको इस्तेमाल किया है और मेरे ख्याल में हर साल हर महीने कोई 50,000 से ज्यादा खानदान इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इसमें एडिशंस किए, लिवर ट्रांसप्लांट जिसमें 50 लाख तक का खर्चा आता है उसको मुफ्त किया सेहत कार्ड के नीचे, तो उस पे वो 10 लाख की लिमिट भी नहीं अप्लाई करेगी।
कबायली अजला के लोग जिनके पास 6 लाख का पैकेज था फेडरल प्रोग्राम के तहत, उनको हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे सूबाई प्रोग्राम में, ताकि उनको वो 10 लाख का पैकेज मिले। इसके अलावा हमने एक 10 अरब रुपए रखे। अच्छा तैमूर सलीम साहब, जिस तरह से हम तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जगह पे जब तरक्याती काम करते हैं तो मकामी आबादी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। तो मकामी आबादी को किस तरह से इसमें आप इंक्लूजन में इंश्योर करेंगे कि उनका भी वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और काम करें? मकामी आबादी की इनपुट आती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली अपने बजटिंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव करें। ठीक है। तो हमारे सर्वेज होते हैं, हेल्पलाइंस होती हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बंदा अगर कोई तरक्याती मंसूबा सजेस्ट करना चाहे तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पब्लिक नुमाइंदों की भी आवाज पहुंचती है, लेकिन जितनी हम शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक फायदा ये हो रहा है कि जहां पे हमें गैप्स नजर आते हैं हम ये कोशिश कर सकते हैं और करते हैं कि वो गैप्स हम फिल इन करें। बाकी ये तो रिकॉर्ड पे मैं कहने के लिए तैयार हूँ, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को तो छोड़े, अमेरिका या बरतानिया में भी वो सारे मसाइल एक साल में हल नहीं कर सकती। लेकिन जो खटक साहब भी कह रहे थे वो ये था कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की साइज को देखें और हमारी इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखें तो माशाअल्लाह हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पंजाब से मैच करते हैं और सिंध से बहुत बेहतर है। ये दिखाता है कि यहाँ पे गुर्बत पे कितना काम हुआ है, जो कि यूएनडीपी की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी दिखाती है कि सबसे ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी कम हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। चलें सर, आपका ये पॉइंट मान लेते हैं। वैसे उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि गरीब उनको नज़र ही नहीं आता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। शायद अजराह मजाक उन्होंने ये बात कर दी होगी, लेकिन उन्होंने असेंबली फ्लोर पर ये बात की थी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट इसको करना चाहिए कि पहले रोज़ ही केपी गवर्नमेंट ने ऐसे फैसला किया है कि जी कि तमाम जो बजट है वो जारी कर दिया और दे दिया गया है। अब जो है इस पे काम हो रहा होगा, हमें होता हुआ नज़र भी आएगा और उस पर जो चेक रखा जाएगा उस हवाले से भी आपको हम बताते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शोबा तालीम की। और तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। वो कौमें हमेशा के लिए पीछे रह जाती हैं जो तालीम की अहमियत से इनकार करती हैं। कुछ ऐसी ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में भी नज़र आती है, जहाँ बच्चों के स्कूल छोड़ने की शरह तशवीशनाक हद तक जो है वो जारी है। इस ज़मन में पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया और पाकिस्तान में आज भी 5 से 16 बरस की उम्र के 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 70 लाख बच्चे और 86 लाख बच्चियाँ प्राइमरी सतह पर स्कूलों में दाखिले लेते हैं, मगर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचने से कबल ही स्कूल छोड़ने की शरह लड़के और लड़कियों में बिल तरतीब अगर देख लिया जाए 3.6 और 2.8%। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि 70% बच्चे कहा जा रहा है कि बदकिस्मत बलूचिस्तान से हैं, जहां उनको तालीमी इदारों से दूर रखकर लाइल्मी का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो वो बहुत ख़राब है। उनमें से बात की जाए लड़कियों की तो उनकी जो तादाद है वो 78% कहा जा रहा है कि लड़कियाँ हैं। सिंध में ये शरह जो है वो 52% बताई जाती है। अच्छा, जिनमें से 58% लड़कियां हैं। और आप देखें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बड़े मसलों में से एक है जिसको हमारी हुकूमत, हमारे रहनुमा न जाने क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हमें मुल्क को तरक्की और खुशहाली की समत में लेके जाना है तो ये हमारा पहला काम है। हमारे तालीमी निज़ाम को बदलना होगा। और अभी हमने कोरोना के बाद भी देखा कि कितने बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं गए। ऐसे ही है, जबकि ज़ेवर तालीम से महरूम करोड़ों बच्चों को तालीमी इदारों में भिजवाना जो है वो रियासत ही की जिम्मेदारी है। और रियासत का अव्वलीन काम यही है कि अपने जो रियासत के जो बच्चे हैं उनको तालीम जो है वो प्रोवाइड की जाए। वरना कल को ये हमारे लिए एसेट बनने की बजाय ये लोग लाइबिलिटी बन जाएंगे। जिस यूथ पर हम इतना इतराते हैं कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर हमें सबसे बड़ा खतरा वही यूथ जो है महसूस हो रही होगी। इसी पर बात करेंगे माहिर तालीम अली मोइन नवाजिश हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। क्या हम ये देखेंगे ये सिर्फ कोविड की वजह से हम दूसरे नंबर पर हैं? क्या ये भी हम कोविड के सर पर डाल दें, या हम लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखी, किसी भी गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नहीं रही कि तालीम हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल भेजें? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि इसको भी क्या हम कोविड के ऊपर डाल दें। नहीं, बिल्कुल हम कोविड पे नहीं डाल सकते। कोविड ने इस मसले को ज़्यादा ख़राब ज़रूर किया है, लेकिन कोविड इसकी जड़ नहीं है, कोविड इसकी वजह नहीं है। और ये जो हम फिगर इस वक्त कोट कर रहे हैं, आज से तकरीबन 10 साल पहले भी ये तादाद 2.5 करोड़ के करीब थी जब
एजुकेशन इमरजेंसी की रिपोर्ट 2009 के अंदर आई थी, तो उस वक्त से ये अलार्म बेल्स बहुत सारे लोग बजा रहे हैं कि हम अपने यूथ को, जो इस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान का एक डेमोग्राफिक बल जो है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, हम कहते हैं 60% के करीब है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है। लेकिन इस एहसास को हम इस्तेमाल कैसे करें? ये न्यूक्लियर फ्यूल है, अगर आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे आपको एनर्जी देगा, अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े करेगा। तो अगर इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं कि हमारे बच्चे क्यों आउट ऑफ स्कूल हैं, इसमें क्या स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज हैं, क्या स्कूल अवेलेबिलिटी है, फिर गोस्ट स्कूल्स की अलग मसला है, फिर कितने टीचर रोज एब्सेंट होते हैं, फिर कल्चरल एटीट्यूड्स भी हैं। तो माइक्रो लेवल पे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक मेजर अगर इसकी आप कहें कि क्या वजह है कि हमारा तालीमी निज़ाम जवाल का शिकार हो रहा है और इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों है, कि हमारे यहाँ विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। तालीम हमारे लिए एक बहुत अहम सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं है। आप देखें कि इतनी गवर्नमेंट चेंज होती हैं, हम अपने खित्ते में सबसे कम जीडीपी खर्च करते हैं तालीम, इससे आपको हमारी प्रायोरिटी का अंदाजा हो सकता है। फिर ये हमारी पब्लिक स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर में एक इंपॉर्टेंट इशू ही नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, वो डिस्कस ही नहीं होता, वो इलेक्टोरल इशू भी नहीं है। अली, जिस तरह से हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको स्कूल भेजने के लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होगा कि वो बच्चों की तालीम को इंश्योर कर सकें कि बच्चे तमाम के तमाम जो है वो स्कूल में जाएं और अपनी तालीम हासिल करें? इसके 3-4 सॉल्यूशंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। बिल्कुल। पहला तो ये है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर में, हमें अच्छे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। एक बदकिस्मती बड़ी ये हुई कि हमारी जो अशराफिया है, जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनका तो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में स्टेक ही नहीं है। वो सब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, भारी फीसें अदा करते हैं, तो वो एक पब्लिक स्कूल में क्या हो रहा है उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया है। तो अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की शरह भी निकालें तो डिस्प्रपोर्शनेटली गरीब बच्चे इसमें ज़्यादा हैं, गरीब वालिदैन के बच्चे ज़्यादा हैं। और इसमें मसला ये है कि जो सोशल मोबिलिटी होती है, कि तालीम जिस मेरिट के बेस पे बच्चे अपने आप को गुर्बत से अपनी जनरेशंस को निकाल सकते हैं, वो मौका उनसे छीन रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है जो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपने स्कूल्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये कि अभी हमने सिंगल करिकुलम पे काम किया, जो जिस तरह उस पर बड़ी बात भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी डिलीवरी पे भी देखना है कि जो हमारे रिमोट फार ऑफ एरियाज हैं वहाँ पर उसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, स्कूल्स हैं। अब एक सिंपल स्टेटिस्टिक है कि जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा है, तो इसमें जितने रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये कि जिन स्कूल्स की 4 दीवारियां नहीं होती वहाँ पर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजने से गुरेज करते हैं। तो क्या कितने स्कूलों की 4 दीवारियां हैं, इस तरह की चीज़ें सब डेटा मौजूद है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना और इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाना। हम तालीम के मामले में इतना पीछे रह गए हैं, और स्पेशली कोविड की वजह से जो बच्चे वेल ऑफ फैमिली से थे वो तो ऑनलाइन फिर भी उन्होंने कुछ पढ़ लिया, वो कैसा पढ़ा, लेकिन जो बिल्कुल हमारे मुतवस्सित तबकों से बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गए। उनके पास ना टैबलेट था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। फिर उनको वो लेबर मार्केट में अनऑफिशियली आ गए। तो इसलिए हमें एक नेशनल प्रायोरिटी बना के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हम क्राइसिस को बिल्ड होने देते हैं, जिस तरह बिजली का क्राइसिस बिल्ड हुआ और एक दिन अचानक हमारे सामने आया, तो ये इलिटरेसी का क्राइसिस भी हमें इसी तरह हिट करेगा और इसके बहुत खौफनाक नतीजे होंगे। तो जब तक हम इसको नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कॉम्पिटेंट लोग इस सिस्टम को नहीं चलाएंगे, तो इसी तरह मामला बिगड़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने और बड़ा अहम इशू है और उस पर वही बिल्कुल नेशनल प्रायोरिटी इसको बनाना पड़ेगा। और हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमने वोट देते हुए ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है कि आपने तालीम के लिए क्या किया। और ये बड़ा एक्यूरेट पॉइंट था कि वाकई हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं तालीम के लिए आपने क्या किया। सेक्टर को, एजुकेशन के सेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम लोग जो है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और इतनी हमारी जो आबादी, जो बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इनको जब तक एजुकेट नहीं करेंगे तब तक तो नुकसान होगा हम लोगों के लिए। और ये जो है बच्चे खुद बड़े होकर जो है इनके लिए इनका मुस्तकबिल ख़राब होगा। ये बिल्कुल मुस्तकबिल ख़राब होगा। और देखें ना कि आपको रियासत को फिर इनको भी पालना पड़ रहा होगा। अभी इनमें इन्वेस्ट करें ताकि ये रियासत के लिए कुछ कर रहे हो, ना कि आज से 15-20 साल बाद ये रियासत के लिए बर्डन बने हो और फिर रियासत को इनको पालना पड़ रहा हो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कराची की बात करेंगे, कहने को तो मुआशी हब है, मगर खुद ये शहर मसाइल के अंबार तले दबकर रह गया है और अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये शहर पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इस शहर के लिए ना कोई करता है, ना ही इस शहर से आने वाले नुमाइंदे कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शहर कायद को इंतजामी और सियासी दोनों तरह के मसाइल का सामना है। 40 साल पुराना मास ट्रांसिट का मसला हो या फिर अजीम तर आबरसानी मंसूबा K4 या फिर ग्रीन लाइन बस की बात कर ली जाए या सर्कुलर रेलवे की बहाली की बात की जाए या कोई भी बात कर ली जाए, बिल्कुल, या कोई भी बात की जाए, ये तमाम तर चीज़ें तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाए। तमाम बड़े शहरी इदारे अपनी गफलत और नाअहली के बायस मसाइल के हल में नाकाम दिखाई देते हैं। और सिंध पर हुक्मरानी के मज़े लूटने वाली जमात का भी जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी कराची को आज तक जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे पाई है और एक बस नहीं चला पाई है। इसी तरह सेहत, तालीम और दीगर सूबाई इदारे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। थोड़ी सी हरकत उस वक्त होती है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई नोटिस लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ कहा जाता है कि ये आपने अब लाजमी करना है, तो फिर थोड़ी सी हलचल होती है और तजावुज़ात उसके बाद दोबारा कायम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जबकि PTI की अगर बात की जाए, PTI हुकूमत की जानिब से भी बड़े बड़े दावे सामने आए, लेकिन वो जो दावे थे वो दावे ही रहे, वो उन पर हकीकत में कोई काम नहीं हो सका। PTI के मंशूर और वज़ीर आज़म के वादों के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम मुल्क के लिए नागुज़ीर रहा और इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवाकर इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ ताकि जो अवामी मसाइल हैं ना वो हल हो सकें। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो यहाँ पर भी देखें ना तो सिंध गवर्नमेंट जो है वैसे तो 18वीं तरमीम का क्रेडिट भी लेती है, तमाम बातें भी कर रही होती है और उसको इख्तियारात खुद चाहिए होते हैं, लेकिन निचली सतह तक इख्तियारात देने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार नहीं हो रही है। और ये सारी सूरत हाल है, कराची के मसाइल हैं, आखिर इनका हल क्या है, ये अभी तक सवाल है और ये कब से सवाल किया बिल्कुल सवाल तो है, लेकिन अब हम सवाल कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सिंध के ऑपोजिशन आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हलीम आदिल शेख साहब, कराची पर नजर रखने वाले जो माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि कराची में जो तरक्याती काम है वो वैसे नहीं हो रहे जैसे कि तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्यों एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, क्या वजह है? बिल्कुल ठीक बात है कि माहिरीन के जहन में जो बात है शायद उस अंदाज से चीज़ें नज़र नहीं आई, इसलिए कि शुरू के 2 साल तो सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम की वजह से हमने बहुत कुछ करने नहीं दिया। पहले हमने 162 अरब का पैकेज लेकर आए, फिर हमने SIDCL के थ्रू काम शुरू कर दिया जिसमें हमने ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाई, ग्रीन लाइन जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर में नज़र आ रही है। और उसके बाद इस साल से जो कराची के लोग हमसे चाह रहे हैं, जो माहिरीन उम्मीद रख रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। वजह क्या था कि ठीक है कराची ने हमें वोट किया, उनकी उम्मीद हमसे ही और हमने ही पूरी करनी है। तो इस साल 9 अरब रुपए मुख्तलिफ हलकों में SDG गोल्स के तहत लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 13 साल में इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है कराची को, और उससे पहले भी KMCs DMCs के अंदर काम हुआ नहीं। तो लाजिम बात है कराची सिर्फ DHA नहीं है, कराची सिर्फ पोश इलाका नहीं है, कराची तो बड़ा छोटा इलाका भी कराची में है। तो उनको भी हम संभाल रहे थे पहले लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जो कराची के जो माहिरीन की उम्मीदें हैं इंशाल्लाह नज़र आएगा। कराची में ग्रीन लाइन नज़र आएगी, कराची में जो गंद हो जाता था नाले साफ़ होकर कराची डूबता हुआ नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो फ्रेट कॉरिडोर है वो ठीक होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत हल हो जाएगा शहर का। और उसके अलावा जो है KCR हमारा वो इंशाल्लाह आपको रोड मतलब नज़र आएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। तो वो माहिरीन की इंशाल्लाह उम्मीद इस दफ़ा पूरी हो जाएगी इस साल। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा, हम इस माली साल कर रहे हैं, इस दौरान फिर उम्मीद क्या रखें आवाम के? वफाक कराची के लिए क्या कर रहा होगा, कौन से बड़े मंसूबे होंगे अगले माली साल में? जैसा मैंने जिक्र किया कि कराची के लिए पिछले साल जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ था उसमें 625 अरब का जो प्रोजेक्ट्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो कि आज सबसे बड़ा इशू पानी है, तो अगले माली साल अगले 3 साल के लिए जो प्रोजेक्ट्स रखे 625 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर K4 का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ग्रीन लाइन है, उसमें फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें KCR है और उसमें ये बड़े नालों की सफाई है। लेकिन इससे लिंक्ड है तकरीबन 550 अरब जो कि सिंध गवर्नमेंट ने करके देना है। उसके अंदर 38 छोटे नालों का मामला है, लोकल ट्रांसपोर्ट का इश्यूज़ है, छोटी रोड्स हैं, दीगर मामला जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने करने हैं, सीवरेज के हो गए इश्यूज़ तमाम। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के बड़े 5 प्रोजेक्ट जो अगले माली सालों में आपको होते हुए नज़र आएंगे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा
M&As के ज़रिए SDG गोल्स के तहत भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और SIDCL के थ्रू भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले माली साल में चीज़ें रोड पर नज़र आएंगी। बहुत सारे शुरू हो गए लेकिन रोड पे तब आती हैं चीज़ें बिल्कुल। हलीम आदिल शेख, जैसे हम अगर देखें कराची की जो आवाम है उनके मसाइल का हल यही है कि एक पेज पर आएँ सब, तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसी कि तमाम जो जमातें उनको एक पेज पर लेके आया जाए ताकि जो अवामी मसाइल उनको हल किया जा सके? जी, कराची की जो जमातें हैं हमारी तो एक अहम जमात तो हमारे साथ इत्तेहादी है जी। और हम सब से बात करना चाहते हैं, सबको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं और MQM से हमारा इत्तेहाद है। दीगर भी जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ बैठना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारा तो चूँकि हम कराची का मैंडेट हमारे पास है, कराची हमारे साथ है, कराची हमारा है, तो इसमें रहने वाले तमाम हमारे हैं और उनकी उम्मीदें भी हमसे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको कराची के मुस्तकबिल के लिए, कराची की बेहतरी के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर आएँ। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ हम एक साथ हैं तो वहाँ हम राइवल्स भी हैं। पॉलिटिकली हम इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और लड़ेंगे भी सही। तो वो एक डिफरेंसेस जो सियासी नज़रियाती इख्तलाफ है अपनी जगह, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए हम सबको ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, बल्दियाती इंतखाबात का भी बहुत अरसे से इंतज़ार हो रहा है, बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं रहे हैं, एक और टाइम फ्रेम भी दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या सूबाई हुकूमत से बात हो रही है इस मामले पर भी? देखिए जी, बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन रुके हुए हैं और हमारी तो ख्वाहिश है कि जब के इख्तियारात को निचली सतह तक बहाल होना चाहिए। NFC अवार्ड के थ्रू पैसे तो आ जाते हैं लेकिन वो PFC के थ्रू नीचे तकसीम नहीं किए जाते और हम तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं और यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए आप देखिए जो सेंसस का इशू था, इसके अंदर भी पहले 19 साल के बाद सेंसस हुई था जो 98 के अंदर ड्यू हुआ था, उसके बाद 2008 में होना चाहिए था। 98 के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया, 2017 में फिर कोर्ट के ऑर्डर्स पे किया गया था। अब हमने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है और इस दफ़ा अरबों रुपए जो हैं, मेरे ख्याल 5 अरब शायद, वो हमने सेंसस के लिए रख भी दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम उसके अलावा भी हम बल्दियाती इलेक्शन, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस कर दिए कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, हम चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन फौरी होने चाहिए और इख्तियारात जो है वो जिस तरह से सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो बार बार शिकवा करते दिखाई देती है कि जी सूबे में तरक्याती मंसूबों के हवाले से एतमाद में ही नहीं लिया जाता। तो क्या कोई मसाइल है कि इनको मिलकर आप कहाँ कहें कि मिलकर काम कर लें इनके साथ? देखिए, सिंध हुकूमत के साथ मिलने इससे बड़ा क्या पैगाम हो सकता था कि हमने ज़्यादा शेयर हमारा था 62% कराची प्रोजेक्ट 1100 अरब के प्रोजेक्ट में, उसके बावजूद PCIC बनाई, प्रोविंशियल कमेटी बनाई हमने जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर साहब को बनाया और उसके मेंबरान में फेडरल मिनिस्टर्स हैं 3, असद उमर साहब, अली जैदी साहब और अमीनुल हक साहब। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर, बड़े बड़े इदारे उसमें शामिल हैं। हमने तो अपने पैसे की कमांड भी हमने उनको दे दी, वज़ीर आला साहब को दे दी। और याद होगा आप सबको कि पिछले साल CM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वज़ीर आला साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे अपनी टीम के साथ। तो उसके बाद हमें तो इस सूबे के लिए काम करना है, इस शहर के लिए काम करना है और कराची के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। चूँकि हमें यहाँ से वोट मिला है तो मैं नहीं समझता कि हमें मिल के चलने में कोई एतराज़ है। असम्बली का माहौल अपनी जगह होता है लेकिन इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। हम कुछ करना चाहते हैं ना तो खुद कुछ करते हैं ना हमें करने देते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है। अगर हम कोई डेवलपमेंट कंपनी बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैं चाहूँ कि हम असम्बली का माहौल। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। आप तनख्वाहदार तबके के लिए खबर है, उनको वो देते हैं कि अलाउंसेज और दीगर मराद पर टैक्स छूट खत्म कर दी यानी कि अच्छी खबर फिर तुमने नहीं दिया हमजा, हमेशा तुम ऐसी खबरें सुनाते हो। खैर, अब इदारों की जानिब से तमाम जो फिक्स माहाना अदायगियाँ उन पर टैक्स कटौती भी होगी। और दस्तावेज़ात की अगर बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक छुट्टियों के बदले जो फिक्स रकम की वसूली है उस पर भी अब टैक्स लगेगा। ओवर टाइम हो, बोनस हो, कमीशन हो, अगर ग्रेजुटी हो उस पर भी टैक्स कटौती होगी। और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, खर्चा अलाउंस की बात कर ली जाए, रेंट की बात कर ली जाए या फिर स्टे रेंट की बात कर ली जाए या फिर बिल्स की बात कर ली जाए,
तो जी उस पर भी अब टैक्स कटौती और जबकि एंटरटेनमेंट अलाउंस की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस अलाउंस जो हैं उन पर भी टैक्स कटौती होगी, यानी कि तनख्वाह के अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं उनमें अब कटौती होगी, और मतलब टैक्स कटौती होगी। और इन अदायगियों पर दस्तयाब टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अगर बात की जाए शिक 12, तो उसको अब तब्दील कर दिया गया, और ये तब्दीली जो है फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत की गई है। हाँ जी, अब बात कर लेंगे। इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब से ये अच्छी खबर होती साहब ने हम तक भी पहुँचाई है। जी होती साहब, क्या फैसला किया गया है, कौन से अलाउंसेज हैं जिनके ऊपर अब टैक्स लगेगा? जी दर हकीकत ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है इसको काफी सारी छूट हासिल थी टैक्स से, और वो छूट इससे हासिल थी कि तनख्वाह के साथ जो रेगुलरली अलाउंसेज मिलते हैं जी, जो मुख्तलिफ किस्म के 10-12 अलाउंसेज हैं, अगर उनकी पेमेंट की जाए किसी भी तनख्वाहदार मुलाजिम को, तो उससे टैक्स की कटौती पहले नहीं होती थी। ठीक है। ये टैक्स की कटौती जो है ये करने के बाद अब हुकूमत को तो मिलेगा तकरीबन कोई 20-25 अरब रुपए, लेकिन लाखों जो तनख्वाहदार हैं वो इससे मुतासिर हो जाएंगे। उनको जो भी अलाउंस मिलेगा, चाहे वो किसी होटल में ठहरे अपने अदारे की तरफ से, तो वो पैसे उनको मिले तो उससे भी टैक्स कट जाएगा। अगर उनको कोई बिल्स आए, उन बिल्स पे की पेमेंट जो है उनको की जाए, उससे भी टैक्स कट जाएगा। खर्चा अलाउंस, रेंट, सब कुछ पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस पे, ये सारी जो चीजें हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बुरी है वो ये है कि ग्रेजुएटी पे और परफॉर्मेंस अलाउंस पे भी ये कटेगा। ये जो ग्रेजुएटी और परफॉर्मेंस अलाउंस होते हैं ये सबसे बड़ी रकम होती है। अगर इस पे टैक्स कट जाए इसका मतलब ये है कि तकरीबन 25-30% जो तनख्वाह है किसी भी मुलाजिम की, उस पर टैक्स कट जाएगा। जी ठीक है। इकराम होती साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, आपने जिस तरह से कहा कि वो अपने इदारे की तरफ से कहीं पर गया है और होटल का बिल है उस पर भी टैक्स होगा, तो वो तो इदारे को भी ज़्यादा पड़ रहा होगा, क्योंकि वो अपनी जेब से क्यों वो टैक्स देगा? जी हुआ ये है कि देखें, हार्ड एरिया होता है एक जगह, हाँ जी, कि भाई वहाँ भेजा गया है, वहाँ पे अलाउंस दिया गया है। हार्ड एरिया में कीमतें ज्यादा होती हैं, खर्चात ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर बोझ ज्यादा पड़ जाएगा उस मुलाजिम के ऊपर। तो अदारा जो है वो उसका बोझ कम करने के लिए जो पैसे देता है उस पर भी टैक्स कट जाएगा। अगर वो कोई खाता पीता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट लेता है, तो उस पर भी टैक्स कट जाएगा। वहाँ पे अगर उसको कोई और बिल्स आ गए उस पर भी टैक्स कट जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएटी अलाउंस है, हार्ड एरिया अलाउंस है, परफॉर्मेंस अलाउंस है, ये सबसे बड़ी रकूम होती है। इन पे अब टैक्स कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 15 से 20% टैक्स जो है मुलाजिमीन का बढ़ जाएगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लीजिए, तो क्या फौरन इम्प्लीमेंटेशन होंगी इनके ऊपर? जी ये होता ये है कि हर महीने तनख्वाह मिलती है। अब जब पहली तारीख आएगी और आपको जुलाई की तनख्वाह मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इन सारे अलाउंसेस पे टैक्स कटा होगा, और इसका मतलब ये है कि 20-25% आपका टैक्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इकराम होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को आप आगाह कर रहे थे, और ये तनख्वाहदार तबके के लिए एक अहम खबर थी जो हमने उन तक पहुँचाई है। और अब आम आदमी जो है बहुत ज़्यादा तंग है, परेशानी का उसको सामना करना पड़ रहा है। बिजली का बहरान, संगीन सूरत हाल इस वक्त मुल्क में इख्तियार कर। बिल्कुल, एक तो हमने पहले वो बुरी खबर सुनाई है, अब बिजली की अगर बात मैंने खबर तो नहीं सुनाई, ये तो सारे बेचारे फील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब गर्मी की सूरत हाल जिस तरह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया वो भी बढ़ गया, और गैर एलानी लोड शेडिंग की बात करें तो वो 18 घंटे उसका जो है दौरानिया पहुँच गया। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला हो गए तमाम शहरी, क्योंकि वो दिन में काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। तो रात में आराम करने की बारी आती तो बिजली होती है, तो फिर वो भी जो है ना उनके लिए मसाइल का बायस। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बायस शहरी बिलबिला उठे हैं। पावर डिवीजन के ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है, लेकिन अगर तलब की बात कर ली जाए तो वो 25,000 मेगावाट तक पहुँच गया। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 6,000 मेगावाट। बिल्कुल। और कराची की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरान है वो 3 से 10 घंटे तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वक्फे से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर में भी यही सूरत हाल है। और अगर बात की जाए मुल्क के दीगर हिस्सों की तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। बलूचिस्तान में भी उधर भी गैर एलानी लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है, और शहरी वहाँ पर भी इंतहाई परेशान। पानी की कमी का भी अब सामना करना पड़ रहा है इकरा, और मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं। जबकि हमाद अजहर साहब ने ट्वीट की थी, ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पीर से जो है
वो मामलात मामूल पर आ जाएंगे। अभी हमें शॉर्टेज का सामना है, तरबेला का भी उन्होंने जिक्र किया था और उनके मुताबिक कुछ हालात अब बेहतर मंडे से होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, पहले तो वैसे मादजर साहब कह रहे थे कि हमें शॉर्टफॉल का सामना ही नहीं है, हमारे पास तो सरप्लस है और हमें ऐसा किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे साथ माहिर तवानाई उमूर अरशद अब्बासी साहब। अरशद अब्बासी साहब, बताइएगा वजह क्या समझते हैं आलिया बिजली बहरान की? गैस की अदम दस्तयाबी वजह है और मुस्तकबिल करीब में हल क्या है इसका? देखिए, एक तो बात है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने के बाद हम कुछ दोस्तों ने जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, हमने इनको एक बड़ी प्रपोजल, एक वर्कआउट बना के दिया, प्लान बना के दिया डूएबल, कि देखिए किस तरह जो इंडिजिनियस गैस है वो पाकिस्तान में कैसे बढ़ाई जा सकती है और बल्कि 5 साल में हम खुद कफील कैसे हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम गैस कभी कतर से मंगवाएं या ओमान से या किसी और कंट्री से। यहाँ तो बल्कि आपको ये बताऊँ कि गैस यहाँ इवन अमेरिका के भी LNG यहाँ पे आती है, आपकी इतला के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद यहाँ पे नदीम बाबर है, वो प्रपोजल उसको दी, लेकिन नदीम बाबर आपको बताऊँ कि कैसे साबित हुआ कि मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में, मुझे सच्ची बात है, अगर मैं अपने एक एंगल से बात कहूँ कि इतना नुकसान शायद गुलबादशाह ने नहीं पहुँचाया होगा जितना नदीम बाबर साहब पहुँचा के चले गए। अभी तक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 अनाउंस नहीं हुई, कुछ काम नहीं हुआ। अगर ये काम हुआ होता, गैस हमारे पास हमारे मुल्क में है, और फिर इसके बाद ये कि मैंने शेल गैस में काम किया, शेल गैस के पर काम हुआ होता तो देखें ना हमें कतर से गैस लानी पड़ती, ना ये जो FSRU का जो अभी जो प्रॉब्लम आया हुआ है, और ना हमें LNG की टर्मिनल लगाने पड़ती। अच्छा। सबसे आसान काम था। तो पहली बात ये है कि वो लोग मिनिस्ट्री में या जो एडवाइजर थे वो यहाँ पे नदीम बाबर, अभी भी जो है, अभी जो एडवाइजर है, ये पहले के इलेक्ट्रिक के CEO रहे हैं 8 साल। जो के इलेक्ट्रिक का हाल है आप वो पूरे पाकिस्तान में देखें, अब ये पेट्रोलियम में शेर आ गए। देखिए, असल इशू पाकिस्तान में ये है कि कभी भी एनर्जी सेक्टर के अंदर कभी भी राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं आए। जब तक इमरान खान यहाँ पे मेरिट नहीं लेके आते, ये एनर्जी का क्राइसिस ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। और ये एनर्जी का क्राइसिस देखिए इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा है कि सर्कुलर डेट 2200 या 2400 बिलियन रुपीस है। ये पाकिस्तान को ले डूबेगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन बताइए अभी तक इसका क्या हुआ? इसका कुछ भी नहीं हुआ। ये इंतहाई अफसोस से बात करना पड़ती है कि अब जब ये नहीं है तो अब ये फर्नेस ऑयल की बात कर रहे हैं कि वो इंपोर्ट करेंगे। जब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो देखें उसकी बिजली की कीमत कुछ और है, इसकी कुछ और है, दोनों का बड़ा फर्क है। तो फिर क्या होगा? सर्कुलर डेट फिर बढ़ेगा। आप इतनी अफोर्डेबिलिटी लोगों की है नहीं है। फिर बिजली के बिल के पीछे आप खुद सोचें कि आपका आज से 4 साल पहले बिल कितना था और आप बिल कितना है, कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे, कहाँ जाएं? इस पूरे रीजन क्या, मेरा ख्याल तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान बिजली शायद एशिया में सबसे अब फैसला ये किया जा रहा है कि जो बिजली से पहले बिजली जो है वो लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए फैसला किया गया कि अब तेल से जो है वो बिजली पैदा की जाएगी। तो आप नहीं समझते इसकी जो कॉस्ट है उस पर इफेक्ट होगा? अगर पिछले महीने का अगर आप अंदाज़ा कर लें कि पिछले महीने बी फर्नेस ऑयल कुछ इस्तेमाल हुआ है, तो उस तकरीबन 10 से 15% आपकी कीमत बढ़ जाती है। उस 10 से 15% बढ़ने से लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट ट्रांसलेट होगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। फिर आपकी इंडस्ट्री पे कितना बढ़ा जाएगा। ये भी इन्होंने पहले एक कहते हैं ना कि आप एंटिसिपेट करते हैं आम आदमी में और एक एक्सपर्ट्स में या एक प्रोफेशनल में, यही तो फर्क होता है। हम पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट है, उसका एक हिस्सा है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ इसकी कोई कदर नहीं, माना नहीं जाता, माना नहीं जाता। तो यही हाल है। ठीक है अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो गैस फील्ड्स की मेंटेनेंस है वो क्यों नहीं मंसूबाबंदी के तहत की जा सकी और फ्यूचर में अब करना क्या चाहिए? देखिए, आपकी बड़ी सही बात है कि जब गैस फील्ड की आपने कादरपुर की या और 3-4 की मेंटेनेंस करनी थी तो आपको अल्टरनेटिवली पहले ही एक बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। चले आप फर्नेस ऑयल के बंदोबस्त पहले कर लेते, कम से कम लोड शेडिंग तो ना होती। चलो महंगी बिजली तो है, हमारे यहाँ पे प्लानिंग का इतना फकदान है। किस लेवल पे
टॉप लेवल पे। मुझे अभी पता लगा कि सेक्रेटरी जो है अभी पेट्रोलियम काफ़ी सेंसिबल एक आदमी आया है, लेकिन अभी तक उन्होंने शायद डिस्प्ले नहीं किया, अभी तक उन्होंने जिसे कहते हैं कि अपना शायद रोल पूरा प्ले नहीं करना चाहिए, वरना अदरवाइज जरा एक बड़ा लाउड मैच। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बिजली अब हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं, लोड शेडिंग जिस तरह से हो रही है, उम्मीद करते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, मादर साहब जो कह रहे हैं पीर से मामला बेहतर हो जाएंगे, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। खैर, हमें यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हम किसी से कम नहीं है, ये कहना है पाकिस्तानी खवातीन का, जो कि मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा खूब मनवा रही हैं। ऐसी होनहार खवातीन में से एक खैबर पख्तूनख्वा की मिशाल आमिर हैं, जिन्हें इंसानियत की खिदमत करने पर डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, मिशाल ने जनूबी कोरिया, अमेरिका और पाकिस्तान में रफ़ाई और इंसानियत के लिए काम किया। उन्होंने पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी ख़वातीन की खिदमत की। स्कॉटलैंड की 30 बासर नौजवानों की फहरिस्त में वो शामिल हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम भी हासिल की। और प्रोग्राम में हम जो है आपकी मुलाकात एक और होनहार तालिबा से भी करवाएंगे, जिन्होंने दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाया। 12 साल, सिर्फ 12 साल सबा फातिमा है, जिन्होंने ISPR की जानिब से नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की और मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में दस्तावेजी फिल्म में अवार्ड अपने नाम किया है। मोबाइल कैटेगरी में उनको यंगेस्ट फिल्म मेकर के एजाज़ से नवाजा गया, और फिल्म फेस्टिवल में मोबाइल फ़ोन से बनाई गई शॉर्ट फिल्म शामिल करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका देना था। चलें जी, ये दोनों जो स्टार्स हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, मिशाल हमारे साथ मौजूद होंगी। मिशाल, इस हवाले से हमें बताइए, आप इंसानी खिदमत के जज्बे की तरफ कैसे माइल हुई? आपको वैसे तो बहुत मुबारक हो, आपको डियाना अवार्ड से नवाजा गया, और पाक अफ़गान बॉर्डर पर आपने ख़वातीन की किस तरह से मदद की? ख्याल कहाँ से आया? कैसा ये सफ़र था? छोटी उम्र से मुझे एहसास था कि दुनिया में अमूमी तौर पर और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लोगों में दर्जबंदी मौजूद है, और इसके असरात में मयारी ज़िंदगी, ज़राए आमदनी और तालीम पर नुमायाँ है। मैंने औरतों की मजबूरी और बेरोज़गारी देखकर उनको सोई मशीन खरीदे ताकि वो नया स्किल एक्वायर कर सके और घर में रहकर अपने लिए कमा सके। इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं इस पर तहकीक करूं और कोशिश करूं कि अपनी तरफ से दुनिया को बदलने में अपना किरदार अदा कर। अच्छा मिशाल, पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा एजाज़, बड़ा एजाज़ है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि आपने इतना अच्छा अवार्ड जो अपने नाम किया। तो लेडी डियाना अवार्ड हासिल करने पर कैसा फील करी, कितना प्राउड फील करी अपने आप को? I'm so grateful and humbled to receive the Lady Diana Award. और ये कि मैं भी लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, to change their lives for the better. ये सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का अवार्ड है। यहाँ पे भी बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? उन्होंने को बताना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की मदद करके दुनिया को पुरअमन और खुशहाल बना सकते हैं। I hope to continue my collaborative efforts to bring about equality and fair opportunities. ठीक है, बहुत शुक्रिया मिशाल आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और उनको जो अवार्ड से नवाजा गया पाकिस्तान के लिए जो है ये फ़ख्र की बात है। साथ ही सबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बड़ी छोटी सी, और मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ सबा से। सबा, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। अब ये बताइएगा कि इतनी छोटी सी उम्र में शॉर्ट फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? कोई से ट्रेनिंग भी लिया आपने? ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ना ISPR ने स्टार्ट किया है और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन शॉर्ट फिल्म का मुझे खुद ही आया है इंटरेस्ट, और लेकिन हिस्ट्री और न्यूज़ देखने का तो मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही आया। अच्छा, ठीक है, इस शॉर्ट फिल्म का ज़रा हमें टॉपिक तो बताएं, शेयर करें हमारे साथ कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, कितनी देर मेहनत करना पड़ी, कितना टाइम लग गया ये बनाते बनाते? मैंने पाकिस्तान और कल्चर मेल्टिंग पॉट का टॉपिक चूज़ किया था, जिसमें मैंने हैदराबाद की हिस्ट्री को हाईलाइट किया है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इस पर मुझे एटलीस्ट 2 वीक्स लगे थे, मतलब ये शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करने में। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। यानी कि 2 वीक्स
इंतहाई शॉर्ट टाइम है शॉर्ट फिल्म के लिए भी, लेकिन सबा आप की किसी ने सपोर्ट भी किया या आपने खुद से सारा काम किया है? नहीं, इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इसलिए मेरी ये शॉर्ट फिल्म बनी। अच्छा ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है? शौक तो आप में है और टैलेंट भी आप में है, अब फ्यूचर में हम सबा को किधर देख रहे हैं? मुझे तो ये शॉर्ट फिल्म का सिर्फ एक हॉबी है मेरी, लेकिन मैं आगे जाके CSS करूँगी, क्योंकि CSS इज़ द ओनली वे टू सर्व योर कंट्री। तो मैं हैदराबाद को फिर डेवलप मज़ीद करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छोटी सी उम्र में ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं सबा के, और हम उम्मीद करते हैं कि सबा आप इन ख्वाबों में कामयाब भी हों। अच्छा सबा, जब ये आप इस तरह से कुछ फिल्म बना रही थी तो क्या चीज़ें आपने देखी, कुछ ऑब्जर्व भी किया कि यार ये चीज़ें तो तब्दील होनी चाहिए, अब आपने CSP ऑफिसर बनना है, हैदराबाद में कुछ चीज़ें तब्दील करनी है, अपने लोगों के लिए आपने काम करना है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने निशानदेही की कि ये तब्दील करनी है मैंने जैसी CSP ऑफिसर बनी? इसमें मैंने जो मार्केट्स दिखाई हैं और जो मैंने जगहें दिखाई हैं, उनके अभी तक भी वो इतनी ख़ास मतलब वो नहीं है, मतलब ये इतनी पुरानी और इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको थोड़ा डेवलप करना चाहिए, इनको आके देखें लोग, ताकि फिर उनको इस बारे में पता चले। तो मैं यही इन चीज़ों को, मतलब मेरी शॉर्ट फिल्म बनाने का मतलब मकसद ही यही था कि मैं लोगों को दिखाऊं कि इस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। ठीक है, ये सब मोबाइल कैटेगरी क्या थी ये हमें बताइए। आप यंगेस्ट जो हैं इसमें मोबाइल कैटेगरी में अवार्ड आपने हासिल किया कि आप फिल्म मेकर हैं, ये मोबाइल कैटेगरी थी क्या? इन्होंने ये मोबाइल कैटेगरी रखी थी, एक क्या मतलब जो प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए कैटेगरी रखी थी। उन सब में से जो 55 ने क्वालिफाई किया था उसमें मैं सबसे यंगेस्ट थी, तो मुझे स्पेशल अवार्ड मिला जूरी की तरफ से, यंगेस्ट फिल्म मेकर। तो सबा, जिस तरह से हमने देखा कि आपको अवार्ड मिलते हुए आप जा रही हैं, तो लेकिन जब आपको उस टाइम पता लगा कैसी फीलिंग्स थी और क्या सोचा था कि आप मतलब सरप्राइज नहीं हुई कि मतलब मेरी जो फिल्म है उसके ऊपर मुझे अवार्ड मिल रहा है? अब मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फिर DG ISPR, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरे रोल मॉडल हैं, तो उनसे अवार्ड लेना तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। अच्छा, ज़बरदस्त। वापस आके कोई बाकी फैमिली पे, कज़न्स के ऊपर, बाकी जो बहन भाई हैं उनके ऊपर कोई रोब नहीं जमाया, देखो मैं कितनी कामयाब हो गई हूँ, तुम लोग कितने पीछे रह गए हो? मेरा भाई है एक छोटा, लेकिन अभी उसको इतना बारे में पता नहीं है, तो आगे जाके तो मैं उसको इन चीज़ों में ज़्यादा करूँगी। अच्छा, इस बात का सबा ने फ़ायदा उठाना है आप पूरी ज़िंदगी के जी कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवार्ड दिया था। वो तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, सब लोग इतना खुश हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलूं, तो ड्रीम कम ट्रू। अच्छा वैसे सबा, जब आप में ये शौक़ है तो क्या लोग ये कहते नहीं क्या शौक़ तुमने सबा पाल लिया है, ये क्या कर रही हो, कोई और काम किया करो, कुछ गेम्स खेल लिया करो, तुम क्या करती रहती हो? और पहले वाली बातें और अब जब अवार्ड मिल गया उसके बाद वाली बातों में कोई तब्दीली आई? जी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। मेरे फ्रेंड्स उससे कहते थे कि पहले तुम्हें शॉर्ट फिल्म का कहाँ से शौक़ है, एडिटिंग तुम्हें कैसे पसंद है, गेम्स खेलो और ये दूसरी चीज़ें देखो। मैंने बोला नहीं, मेरा ये पैशन है तो मैं इसको ही लेके चलूँगी। अब जब अवार्ड मिला है तो सब कह रहे हैं वाह सबा वाह। वो ये नहीं कहते सबा हमें भी बताओ किस तरह से तुमने किया, अब हम भी ये करना चाहते थे कि हम लोग भी इन फ्यूचर इस तरह के हमें भी अवार्ड्स मिल सकें। वो तो सब पूछते हैं कि मुझे भी बता दो ये एडिटिंग तुमने कैसे की है, लेकिन अब वो तो सब पे होता है कि उनको पसंद भी है नहीं। अच्छा सबा, बताती हो या फिर सीक्रेट रखती हो कि भाई ये तो मेरा फॉर्मूला है, मैंने किस तरह से बनाया, दूसरों को नहीं बताना है? हेल्प आउट करती हो फ्रेंड्स की? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताती कि मैंने कैसे एडिटिंग की। अच्छा ठीक है सबा, कौन सी क्लास में आप ये भी हमें बताएं ज़रा, क्या पढ़ रही हैं? मैं क्लास 7 में हूँ और मेरे स्कूल का नाम है एक्सीलेंस एजुकेशन। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, बहुत मुबारक हो आपको। आपका ख्वाब है कि आप CSS करना चाहती हैं जी, और हैदराबाद की डेवलपमेंट में भी काम करना चाहती हैं। लेकिन ये जो अब आपका टैलेंट है ये जो है मरना नहीं चाहिए, इसको भी आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है, ये भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। खैर
आगे चलते हैं जो लोग अपना अच्छा काम कर रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कोई अच्छा काम करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको फिर जो है ना अप्रिसिएशन के लिए उनके लिए बड़ी ज़्यादा काम किए जाते हैं। उनको जिस तरह से अब सबा को अवार्ड मिला, ऐसे लोगों को भी अवार्ड मिलना चाहिए अप्रिसिएशन के बाद। कुछ ऐसा हुआ है ना सिविल एविएशन अथॉरिटी में हुआ है ये जी कि नाइब कासिद जाफर जो है उनके रिटायरमेंट पर उन्हें एक दिन के लिए एजाजी एयरपोर्ट मैनेजर बनाया गया है और सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है पेशावर की, उन्होंने उसमें तैनात जाफर सर्विस क्योंकि मुकम्मल करने के बाद गुज़श्ता दिनों में रिटायर हो गए थे। अब अपनी पूरी सर्विस में क्योंकि उन्होंने कोताही नहीं की तो उस पर फिर उन्होंने उनको ये एजाजी तौर पर मैनेजर बनाया। बात है कभी मतलब सर्विस के अंदर शो कोज़ नोटिस नहीं मिला, कोई जो है रिपोर्ट फाइल उनके खिलाफ नहीं हुई है, मतलब क्या बात है, कितना बेहतरीन मतलब कि अगर देखा जाए तो उन्होंने सर्विस में अपनी जिम्मेदारी से काम किया। और बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना था कि रिटायरमेंट के दिन सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से उनकी खिदमात को सराहा गया, उन्हें एक दिन के लिए एजाजी एयरपोर्ट मैनेजर भी तैनात किया गया। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये इकदाम भी उठाया गया कि जो अच्छा काम करते हैं उनको हम एक फेयरवेल तो देते ही हैं, ठीक है इदारों के अंदर मिलती है फेयरवेल, लेकिन वो फेयरवेल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उनको याद रहे और उनको ये लगे कि मैंने सही इदारे में काम किया, सही इदारे की खिदमत और हमजा ये भी उन्होंने एक दिन के उन्होंने उनको एजाजिया जो है वो प्रोटोकॉल भी दिया, उसके बाद एजाजिया जो उन्होंने उनको खाना भी दिया, इशाया भी दिया और ये भी उन्होंने किया कि सरकारी गाड़ी में उनको उनके घर तक भी ड्रॉप करके आए हैं। बिल्कुल ये मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इस तरह के अगर काम जो खिदमात है उन पर इस तरह की अप्रिसिएशन हो तो हर कोई फिर अपना काम ईमानदारी से बिल्कुल ऐसी है। हर इदारे में अगर यही सिस्टम शुरू हो जाए ना कि पता हो कि यार अगर हम अच्छा काम करेंगे तो मतलब वैसे तो सर्विस के दौरान भी बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से वाक़यात हमारे सामने आने चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन चलें जिस वक्त इंसान वैसे दुखी होता है, वैसे तो कहा जाता है ना कि अब तो फ्री हो जाएंगे, पेंशन मिला करेगी जी और घर में रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को रिटायर होते हुए देखा है उनको दुखी ही देखा है। बिल्कुल हमजा वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उनके एक पूरी लाइफ उन्होंने एक रूटीन के साथ चलते रहते हैं, उनको लगता है कि अब हमारी सारी चीज़ें जो हम इस रूटीन से हट के हम घर में बैठ जाएंगे। तो मैंने खुद जितने भी लोगों को देखा है वो उनका एक्सपीरियंस यही है कि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि अब हमारे जो मिलना जुलना होता है दोस्तों के साथ अब वो मिलना जुलना कहते हैं उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह के रूटीन बेसिस पे वो मिलते थे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अगर आखिरी दिन ऐसा होगा तो हर शख्स चाह रहा होगा कि अगर मेरा आखिरी दिन ऐसा होगा तो वो जो है जॉब का आज मैं रिटायर हूँ और मेरा जो इदारा है वो मेरी खदमात को सराहते हुए इस तरह से मुझे इज्जत बख्शे कि फैमिली में जाते हुए मुझे अच्छा लगे कि देखें मैंने कितनी अच्छी ड्यूटी की है, कितने अच्छे तरीके से जो है अपनी ईमानदारी के साथ अपनी सर्विस जो है वो मुकम्मल किया। तो ये सिविल एविएशन अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सोचा और इस तरह का बिल्कुल सराहा भी है। खैर अब जो है ना मेरा ख्याल तो है कि इंसान को अपनी भी जो है जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद आपको ऐसे अप्रिशिएट करे। दोनों तरफ से वैसे ये होता है, दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हो और आप उसका फ़ायदा ही उठाने हो, काम बिल्कुल ना कर रहे हो। खैर ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है, इस तरह से काम करना चाहिए कि आपकी पूरी सर्विस के अंदर एक शिकायत नहीं है, एक शोकोज़ नोटिस नहीं है आपको, तो क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं बात है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसराइलीन की। उन्होंने एक बड़ी रिसर्च सामने आई, उन्होंने कहा कि जो नाखुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी है ना उससे मर्दों में फॉलेज और किसी भी दूसरी वजह से कब्र अज़ वक्त मौत का खतरा बढ़ जाता है। आदमियों के लिए खतरे की घंटी है, आदमियों के लिए, मर्दों के लिए जो है ना ये खबर है और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है अपने बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल तो पहले नहीं करना है कि इस रिसर्च को लेके आप अपनी बेगमात के पास चले जाएं, जो खुश है वो भी यही कि देखो तुम मुझे टेंशन देती हो ना, तो ये एंड होता है। रिसर्च आई उसका एंड ये हो रहा है। अच्छा 1960s में आगाज़ किया गया इस रिसर्च का और इसके अब जो है हमारे सामने ये जो रिजल्ट सामने आए हैं 10,000 से ज़ायद शादीशुदा मर्दों से हासिलशुदा मालूमात का तज्ज़िया करने पर माहिरीन को ये मालूम हुआ है कि नाखुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी से मौत का ख़तरा बढ़ जाता है, तंबाकू नोशी से नागहानी मौत के ख़तरे से मुमासलत रखता है। मतलब कि इस हद तक है कि आप अगर कोई मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा कि आप खुश नहीं है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अच्छा वैसे डिबेटेबल भी है, रिसर्च है, डिबेटेबल भी है कि ये बात ठीक भी है कि ये बात ठीक है और किस हद तक ठीक है। ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर मलबा नहीं डाल देना चाहिए। और खैर मुताले की जो इब्तिदा है उन्होंने उसमें कहा है कि जो नाखुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी शिकायत करने वाले 94% जो मर्द हैं उनको अगले 30 साल में फॉलेज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 21% जो मर्द हैं वो नागहानी मौत का नवाला भी बन सकते हैं। ये
ख़तरनाक जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आए हैं, लेकिन माहिरीन का ये ख्याल है कि ज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल मर्दों को मुस्तक़बिल में जो है ना मुस्तकिल असाबी तनाव और डिप्रेशन वगैरह या बेसुकूनी में मुब्तला कर सकते हैं, मतलब उनको टेंशन हो सकती है। और इससे होगा क्या, हमें पता है कि फॉलेज होता है, दिल के दौरे पड़ सकते हैं, मुख्तलिफ असाबी और जिस्मानी बीमारियाँ। खैर ये हमने आपको सब कुछ बता दिया। तो अपने खानगी और अज़दवाजी मसाइल का मुकाबला करने के लिए उनको क्या होता है कि वो चले जाते हैं जी तंबाकू नोशी करना शुरू कर देते हैं, शराब नोशी की तरफ, मुनशियात की तरफ, और मतलब कि जो भी इस तरह की बुरी आदत होती हैं उसमें जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। फैमिली लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़राब होकर रह जाती है। तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए? पहले तो इस रिसर्च पर भी यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे साथ माहिर नफ्सियात मैरी पर मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मैरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये रिसर्च पहले तो हमें ये बताया ना, सारा मलबा तो औरतों पे डाल दिया गया कि अज़दवाजी ज़िंदगी से वो खुश नहीं है। ये सिर्फ ख़वातीन की वजह से खुश नहीं होते या वैसे ही मर्द खुश नहीं होते? अच्छा देखिए, जो हम नॉर्मली जब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ब्लेम गेम्स करें ना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। हम हमेशा एक्यूजेशन के ऊपर आ जाते हैं, उंगली दूसरे के ऊपर होती है। लाजमी तौर पर अगर एक मैरिज, एक शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर अगर स्ट्रेस मौजूद है तो वो जो स्ट्रेस है वो आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ तीनों चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगर फिज़िकल हेल्थ, जैसे कि आप लोगों ने अभी राइटली मेंशन किया कि अगर कोई बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है, स्ट्रेस के अंदर है, तो सर दर्द से लेकर हार्ट अटैक तक उसके दरमियान के अंदर जितनी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी डेली रूटीन कैसे अफेक्ट होती है, ब्लड प्रेशर, आपके स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ होने की वजह से आपका बॉडी के अंदर इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कोई एक आसान सी बात नहीं है। हम लोग इसको फ़न एंड गेम्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो लोग भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, कपल है, आज लड़ाई की, कल दोस्ती हो गई, आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं चलते रहने चाहिए, क्योंकि देखा ये गया है, आपने जैसे एक रिसर्च के बारे में मेंशन किया, देयर वाज अनदर रिसर्च जिसके अंदर कपल्स को 16 साल तक ट्रैक किया गया था और ये देखा गया कि जिन कपल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था उन कपल्स, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स जो थी लेटर इन लाइफ ज़्यादा हुई। रिसर्च ये भी कहती है, एक साइड ये ना परसेप्शन हमारा ये है कि शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग सिंगल रहते हैं या शादी नहीं करते हैं वो थोड़ी सी बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, बाकी ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च वैसे है। तो कहा जाता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही होती वो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये देखो, ये फिर से एक डिबेटेबल बात है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस आल्सो। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल ये चाहती हूँ कि मेरा पास एक कंपेनियन हो, मैं ज़िंदगी किसी के साथ गुजारूँ और हम एक पार्टनरशिप के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजारें, तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारें। मेंटल स्टेट पे एग्जैक्टली। तो अगर हम, वही बात है कि आप एक रिसर्च को उठाकर हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये सब पर अप्लाई होती है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, मेरी इस तरह की कोई रिसर्च पाकिस्तान में भी हुई है कि जिस तरह से देखा जाए कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी शादी में नाकामी हुई और उसके बाद जो इफ़ेक्ट है उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ा है, मर्दों की या औरतों की? अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर एक पाकिस्तानी रिसर्च हुई होती तो आज हम इंटरनेशनल रिसर्चेस कोट नहीं कर रहे थे यहाँ पे। हम पहले पाकिस्तानी रिसर्च से बात करते। दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान में जब भी कोई रिसर्चेस होती हैं, अनफॉर्चुनेट सी थोड़ी बात है कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही होती, क्योंकि अभी भी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उस प्रोफेशनलिज्म के साथ या उस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल थीसिस बनाते हैं, हम सब ने प्रॉब्ली अपने बैचलर्स के एंड पर, मास्टर्स, एमफिल के अंदर हम अपना थीसिस करते हैं, टिल द लास्ट डेट बच्चा श्योर नहीं होता कि मैंने रिसर्च ठीक भी की है कि नहीं की है, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती उस चीज़ के अंदर। तो खैर ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम चले जाएंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान में ज़रूर ऐसी रिसर्चेस मौजूद हैं, लेकिन वो उस लेवल तक पब्लिश नहीं हुई, उस जर्नल्स में नहीं है, खासतौर पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोग बताना ही नहीं करते। और दूसरा ये देखें ना कि ये जो हमने ये दो रिसर्चेस आप बताए थे कि जो दी अदर रिसर्च वो 1960 से चल रही है, जो मैं बता रही हूँ वो लास्ट 16 साल से शुरू हुई और 2018 में वो पब्लिश हुई। हफ्ते में पूरा हो जाता है। और ये इसको हम, इस रिसर्च को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल जो कि कुछ एक दिन या एक हफ्ते में नहीं, ये महीनों और सालों तक जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इसमें बहुत एफर्ट ज़रूरी होता है, ना सिर्फ एक्सपेरिमेंटर का या रिसर्चर का, बट ऑल्सो जो पार्टिसिपेंट्स हैं विड्रॉल कर लेते हैं ना लोग। चलें, ये खतरात तो मौजूद हैं, यानी कि चलें ज़्यादा मतलब कि तमाम लोगों में नहीं, कुछ लोगों में होंगे,
तो क्या किया जाए इसके लिए, इन खतरात से बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, पहली बात, नॉर्मली जब हम सोचते हैं ना कोई बंदा कि शादियां क्यों फेल होती हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, लोगों के दरमियान क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मेन स्ट्रीम वजूहत है ना, जो लोग आपको नॉर्मली या हम जिनके बारे में बात करते हैं, पैसे हो गए, चीटिंग हो गई, रिलेशनशिप अदरवाइज हमारी बन नहीं रही आपस में, आई वॉन्ट टू टच ऑन दोज टिपिकल 3 पॉइंट्स जिसके बारे में मेजॉरिटी लोग बात नहीं करते। नंबर 1, आपकी शादी करने की रीज़न क्या है? अगर आपकी शादी करने की रीज़न ये है कि अम्मी खुश हो जाएंगी, शादी करने की रीज़न ये है कि मेरी वो जो एक टिक्स हैं सोसाइटी के कि जी पढ़ लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, अगर आपकी रीज़न्स ये हैं तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि लॉन्गर रन के अंदर आप बहुत बिटर हो जाएंगे, आप कड़वाहट महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप में और एक दूसरे के दरमियान, क्योंकि आपकी रीज़न शादी की जो थी वो इंडिविजुअल को चूज़ करना नहीं थी। आपकी रीज़न ये नहीं थी कि मैंने एक पार्टनरशिप को चूज़ करना है, बट आपकी रीज़न ये थी कि बस क्योंकि फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के लिए ज़िंदा रह रही हूँ क्योंकि जी उनको मैंने सुबह उठना है, खाना पका कर देना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना है, इन लॉज का ख्याल रख लेना है, मेरी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। सेम फॉर द गाइज, अगर एक लड़का शादी करता है और उसकी आइडेंटिटी ये बन गई है कि उसने बीवी और बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना है, कमाना है, उसकी क्या आप खुद सोचे कि मेंटल स्टेट उसका क्या होगा। बिल्कुल। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब हम अपने रोल्स जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं अपनी पर्सनल और अदरवाइज सोशल प्रोफेशनल लाइफ को, और आप उसी के अंदर गुम हो जाते हैं, तो ये 3 जो हैं वो बहुत ही क्या कहना चाहिए ना, इम्पॉर्टेंट रीजंस है, इम्पॉर्टेंट रीजंस है। मुझे लगता है कि माइनर कहेंगे है मैरी, जिस तरह से हम इस रिसर्च की अगर बात करें तो उसमें खास तौर पर कहा गया है कि जो अगर फेलियर हो जाते हैं मैरिज में तो ज़्यादा इफेक्ट जो मर्दों पर पड़ रहा है, औरतों को क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्यों इसमें रिसर्च में तो क्योंकि फोकस ज़्यादा मर्दों पे है, फेलियर से भी ज़्यादा है कि ये अज़दवाजी ज़िंदगी चल रही है और अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान आप रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके असरात मर्द पे ज़्यादा पड़ रहे हैं। अगर हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करें तो अब ये क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, ख़वातीन का किरदार भी क्या होना चाहिए, मर्दों का किरदार क्या हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम हमेशा जब बात करते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस की, अब्यूज़ की, इमोशनल अब्यूज़ की, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम औरत को एज विक्टिम शो करें, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली एक आदमी भी, उसके अंदर भी जज्बात है, उसमें भी इमोशन है, वो भी स्ट्रेस फील कर सकता है। ये जो आपने बात की वो इस वजह से होता है क्योंकि जब आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम यूज़ करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस का शिकार हैं, वो आपके ऊपर ये सब चीज़ों का असरात जो है वो होते हैं। फिर आपकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो होती है, आपकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी के गोल्स कोई नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदगी बस यही है कि मैंने अपने घर को प्रोवाइड करना है और मैंने ये एक्सपेक्ट करना है कि मेरी बीवी फिर आगे से कंप्लेन नहीं करेगी और अच्छी ज़िंदगी चलेगी, बच्चे अच्छे स्कूल में भी चले जाएंगे, वो हर चीज़ें जो हम एक आदमी से सोसाइटी में एक्सपेक्ट करते हैं वो कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब इसके अंदर उसको करना क्या चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट नंबर 1। जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी बात, वो जो 3 चीज़ें हैं कि आपने क्यों एक रिश्ता चूज़ किया अपने लिए, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है और आपका रोल एज अ पर्सन क्या है उस रिश्ते के अंदर। अगर आई एम नॉट हेयर टू इनकरेज डिवोर्स या टू इनकरेज कि आपको सिंगल रहना चाहिए, लेकिन आप अगर एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जो कि टॉक्सिक है और इस हद तक पहुंच गया, इस नहज तक पहुंच गया कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होना शुरू हो गई है, देन दैट मीन्स कि एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, कोई थर्ड पर्सन नहीं, मे बी अ मैरिटल काउंसलर, बट बिटवीन दीज 2 पीपल वो नेसेसरी हो जाए। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप कितना कम होना चाहिए किसी भी हम देखें एक जोड़े के अंदर कम होना चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल जन्म ही ना ले रहे हो, आपस में डिस्कशन कर रहे हो? अच्छा, इतना ज़रूरी है कम्युनिकेशन गैप को कवर करना, क्योंकि जब आप बात करते हैं एक दूसरे से, आप ना सिर्फ एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपना बर्डन लाइट कर रहे होते हैं, बट बात करते हुए आपको एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस भी पता चलती हैं एक दूसरे से, ठीक है? वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है, नॉट बिकॉज आपने, अब आप कॉन्फ्लिक्ट का अगर वेट करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मसला बनेगा, हम तब बात करेंगे, आप कोशिश ये करें कि आप मसला होने से पहले ही प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। प्रिवेंशन को कि एहतियात बेहतर है ना, तो एहतियात इलाज से, तो आप एहतियात अगर कर लेते हैं, इससे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये मेरी पर्सनैलिटी है,
ये मेरे वो हैं प्रोज एंड कॉन्स है मेरे साथ रहने के, कबूल है। अगर कबूल नहीं है तो यू हैव द चॉइस टू से कि कबूल नहीं है, जब तक कि आप फाइनली कबूल है नहीं बिल्कुल कह ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मेरी, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा। तो ये बड़ी अहम एक रिसर्च है, आप लोग इसको ज़रूर देखें और अपने फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो जाता है। और हमें आज इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।